हेलो गाइस, हम लोग लेकर आ गए क्लास 12 की केमिस्ट्री का जो टॉप 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। अब इसके लिए इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम से चलता है, उसका पार्ट 7 बनेगा। यानी कि आपको 60 क्वेश्चन दे रखे पार्ट 6 तक, ये पार्ट 7 से चलने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन आपको समझाने का प्रयास करूँ, पहले सबसे पहला बात, पार्ट 1 से पार्ट 5 तक 50 क्वेश्चन डील हो चुका है। पार्ट 6 में आपको फिर 1 से चालू हो गया था, पार्ट 6 में 1 से 10 क्वेश्चन, फिर पार्ट 7 में आपको होगा 11 से लेकर 20 क्वेश्चन। इस प्रकार से पार्ट चलता है, ठीक है ना। तो 11 नंबर जो क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन में अंतर करें। और यह क्वेश्चन आपको 2022 के एग्जाम में पूछा था। आदर्श विलयन अनादर्श विलयन क्या है, यह अंतर करें, आपको बार बार एग्जाम में पूछता है। चलिए बताते हैं आपको आदर्श विलयन क्या होता है। वे विलयन, सबसे पहले उसका डिफिनेशन समझाते हैं। वे विलयन जो सांद्रण और ताप के सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करता है, उसको आदर्श विलयन कहते हैं। ये बेसिकली इसका डिफिनेशन हुआ। अभी अंतर भी समझाएंगे, समझ टेंशन मत लीजिए, ठीक ना। आदर्श विलयन क्या है? वे विलयन जो सांद्रण और ताप के सभी परिस्थितियों में क्या कहता है, वह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, उसको हम अनादर्श विलयन कहते हैं। और आदर्श विलयन किसे कहते हैं? वे विलयन जो सांद्रण और ताप के सभी परिस्थितियों में क्या करते हैं, वो राउल्ट के नियम का पालन करता है, ठीक ना। ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसमें अंतर किस प्रकार से कर सकते हैं, तो आदर्श विलयन क्या होता है, ये राउल्ट के नियम का पालन करता है, और अनादर्श विलयन क्या करता है, ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हो गया। आदर्श विलयन की बात करें सेकेंड पॉइंट की, तो इसमें जो एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य होता है। किसमें? आदर्श विलयन में। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, आदर्श विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य होता है। और अनादर्श विलयन की बात करिए तो इसमें एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे ये H मैक्स यहाँ पे डू नॉट इक्वल टू क्या हो सका, 0, यानी कि 0 के बराबर नहीं होता, ठीक ना। और इन आदर्श विलयन की बात करूँ तो इसमें क्या होता है, इसमें आयतन परिवर्तन का मान शून्य होता है, जबकि अनादर्श विलयन में आयतन परिवर्तन का मान शून्य नहीं होता है। देखिए अंतर इस प्रकार से कर सकते हैं, और डिफिनेशन जो अभी लिखवाए हैं उस प्रकार से आप लिख सकते हैं। या आपको पहले पढ़ा भी रखे हैं आदर्श विलयन क्या है, अनादर्श विलयन क्या है। तो इसमें अंतर इस प्रकार से करना है कि आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है, और अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। आदर्श विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य होता है, और अनादर्श विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य नहीं होता है। आदर्श विलयन में इसमें आयतन परिवर्तन का मान शून्य होता है, जबकि अनादर्श विलयन में आयतन परिवर्तन का मान शून्य नहीं होता है। ये समझ गए। और ये क्वेश्चन 2019, 2020, 2022 के एग्जाम में पूछा गया, जाकर चेक भी कर सकते हैं। साथ में आपको बता दें 2020 के आपको एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे आदर्श विलयन का कौन सत्य है, आदर्श विलयन के लिए कौन सत्य है। वहां पर दिया था यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से आपको 3 ऑप्शन दिया हुआ था, तो ये जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो यह इस प्रकार से आप ध्यान में रखना है। तो यह हो गया, आपको समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। 12 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, इस प्रकार से क्या कहा, मोलरता और मोललता में अंतर करें। तो मोलरता और मोललता में अंतर क्या है, इसके बारे में आपको बताते हैं, समझाते हैं। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे मोलरता क्या है और मोललता क्या है। देखिए मोलरता जो होता है ये ताप पर निर्भर करता है, जबकि मोललता जो होगा ताप से स्वतंत्र होता है, यह ताप पर निर्भर नहीं करता है। और आपको यह बार बार पूछेगा मोलरता और मोललता में अंतर, ठीक ना। ये देखिए 2019, 2020 के एग्जाम में पूछ रखा है। तो मोलरता क्या है, इसके लिए ताप पर निर्भर करता है, और मोललता क्या है, यह ताप पर निर्भर नहीं करता है। यह जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि ऑब्जेक्टिव में कि कौन है जो कि ताप से स्वतंत्र होता है, आपको बार बार पूछेगा कौन है जो कि ताप पर निर्भर नहीं करता। तो वहां पर ऑप्शन देगा मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, इनमें से कोई नहीं दे सकता है। तो वहां पे क्या मारिएगा, मोललता मारिएगा, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, ठीक ना। और आपको जब डिफरेंस करना है तो मोलरता होता है ताप पर निर्भर करता है, जबकि मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता है। देखिए मोलरता को कैपिटल M के द्वारा सूचित किया जाता है, जबकि मोललता को स्मॉल m के द्वारा सूचित किया जाता है। सेकेंड पॉइंट हो गया। मोलरता का SI यूनिट की बात करें, इकाई की बात करें तो मोल पर लीटर होता है, जबकि मोललता का बात करें तो मोल पर केजी होता है। थर्ड पॉइंट था, देख सकते हैं मोलरता क्या है, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय की कुल मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है। जबकि मोललता की बात करें तो 1 केजी, यहाँ पे लीटर है, यहाँ पे केजी है, देखिए दोनों में डिफरेंस है। तो 1 केजी विलायक में घुले हुए कुल विलयों की मोलों की संख्या विलयन की क्या कहलाता है, मोललता कहलाता है। समझ के नहीं,
ये 4 पॉइंट था, इसमें से अगर 3 पॉइंट भी लिखते तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा पूरा लिखिएगा बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। तो मोलरता क्या ताप पर निर्भर करता है? मोलरता ताप पर निर्भर नहीं करता है। मोलरता जो को एक कैपिटल एम के द्वारा सूचित किया जाता है, जबकि मोलरता को स्मॉल एम के द्वारा सूचित किया जाता है। मोलरता को क्या कहते हैं हम? मोलरता जो होता है इसका मोल पर लीटर होता है, जबकि मोलरता का बात करें तो यह मोल पर केजी होता है इसका इकाई। और मोलरता की बात करें इसका जो होता है 1 लीटर बिलियन में घुले हुए कुल विलय की मोलों की संख्या को ही हम लोग मोलरता बोलते हैं, जबकि 1 केजी विलायक में घुले हुए विलय की कुल मोलों की संख्या को ही मोलरता बोलते हैं। समझ गए ये बात को? इसलिए प्लीज़ नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग प्लीज़ PDF लेकर पढ़ने का प्रयास कीजिए। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है, 400 प्लस करना है, जिसमें आपको 350 ऑब्जेक्टिव, 100 टॉप 100 शॉर्ट क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन आपको दिया जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन 20 लॉन्ग क्वेश्चन, 100 लघुत्तरीय प्रश्न, 350 वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये इतना आपको हर सब्जेक्ट का प्रोवाइड कराया जाता है, इतना ठीक ना। चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिंदी सभी का प्रोवाइड कराया जाता है ओनली 399 में। उसमें साथ में आपको मॉडल सेट क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड कराया जाता है, सब आंसर सुधार कर। मॉडल सेट क्वेश्चन बैंक खरीदिएगा, उसमें 20% आंसर गलत रहता है, उसको सुधार कर उसको बनाकर प्रोवाइड कराया जाता है आपके सामने, ठीक है ना। तो बिल्कुल ले सकते हैं ओनली 399 में। पूरा एग्जाम तक तैयारी कराया जाता है, पूरा उसमें हर चीज़ आपको प्रोवाइड कराया जाता है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको 399 पेमेंट करना होगा, बस ओनली 399। तो बिल्कुल करा सकते हैं। गर्ल्स ग्रुप अलग है, बॉयज़ ग्रुप अलग है, तो बिल्कुल आप लोग करा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 13 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे गालक एवं धातुमल में अंतर करना है। गालक क्या है और धातुमल क्या है, इस प्रकार से अंतर कर सकते हैं। तो गालक एवं धातुमल में अंतर करना है, ठीक है ना। चलिए, अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धि को दूर करने के लिए जो पदार्थ डाला जाता है उसे गालक कहते हैं। समझिए, सोनार के पास जाते हैं आप लोग, जाते होइएगा, कान में नक में नथुनियाँ बनाने जाते हैं ना आप लोग। लड़का लोग तो नहीं जाते होंगे, लड़की लोग तो जरूर जाती होगी, नथुनी बनाने, कनवाली बनाने, बहुत चीज़। तो उसमें कह रहा है अयस्क में उपस्थित क्या अगलनीय अशुद्धि को दूर करने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। जैसे कि कोई ऐसा पदार्थ होता है, जैसे कि अब सोना है, चाहे कुछ भी ऐसा है, उसमें बहुत सारा मटेरियल मिला दिया जाता है जो कि हम लोग अपना से उसको दूर नहीं कर सकते, तो सोनार उसमें एक विशेष प्रकार का एथी डाला जाता है, एक विशेष प्रकार का जो होता है कि ना, उसमें केमिकल डालता है जो उसको दूर करने के लिए, जो उसमें अगलनीय पदार्थ है, अशुद्धि है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ उसमें डाला जाता है, ठीक है ना। तो उसमें कुछ ना कुछ जब डाला जाएगा ना तो उसको दूर हो जाता है। तो जो उसमें कुछ ऐसा मटेरियल डाला जाता है तो वही कहता है, जो पदार्थ डाला जाता है उसे गालक कहते हैं, यानी कि वह पदार्थ को गला देता है, जैसे कि कोई ऐसा सामान है जिसको हम दूर नहीं कर सकते। जैसे कि कोई ऐसा सामान देखिएगा, बहुत सारा मटेरियल जो कि उसमें जब कुछ डालने पर वो अपने आप बाहर निकल जाता है। बहुत सारा, हमको तो याद नहीं आ रही है, बहुत सारा जो हमारे घर में भी यूज़ होता है, उसमें अगर कुछ सामान डालेंगे तो वो अपने आप बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। अब एक प्रकार का तो अब जूता पॉलिश भी आ रहा है, जो उसमें बहुत मैल बैठा रहता है, उस पर एकदम स्प्रे कीजिए और अपने आप वो साफ हो जाएगा। तो उसमें जो स्प्रे किया गया ना, वो बेसिकली गालक का कार्य किया, क्योंकि उसमें तो ऐसे झाड़ने पर तो झड़ेगा नहीं, ऐसे झाड़ने पर नहीं झड़ेगा। जैसे कि आपको बता देते हैं, इसे जंग लग जाता है, कोई नट कसा हुआ रहता है, कहीं भी नट कसा हुआ रहता है तो जंग लग जाता है। तो उसमें हम लोग खोलते तो नहीं खुलता है, तो उसमें क्या करते हैं, मिट्टी तेल डालते हैं। जब मिट्टी तेल डालते हैं तो वो क्या होता है, वो फूल जाता है, उसके लिए उसको गला देता है। जो उस पर जंग जो लगा, उस पर जंग का परत जो चढ़ा, उस पर हम जब मिट्टी तेल डालेंगे तो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, वो गला देगा। जब गला देगा तो खुल जाएगा। तो जब वह मिट्टी तेल डाले तो मिट्टी तेल वहाँ पर क्या कार्य किया, गालक का कार्य किया। समझ गए ना। तो यह अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धि को दूर करने के लिए हम लोग जिस पदार्थ को डालते हैं या डाला जाता है उसी को ही गालक कहा जाता है। अब समझ गया होगा धातुमल क्या है। देखिए, गालक अगलनीय अशुद्धि के साथ प्रतिक्रिया कर जिस गलनीय पदार्थ का निर्माण करता है उसे धातुमल कहते हैं। यानी कि देखिए, जब कोई पदार्थ में, जब उसको पदार्थ में जिस पदार्थ को डाला जाता है, यानी कि दूर किया जाता है, यानी कि गालक जो होता है, गालक समझ गए। तो गालक अगलनीय अशुद्धि के साथ
जो गालक है जब उसमें मिट्टी तेल डाले हैं तो वो गालक है। अब जो उसमें अशुद्धि पदार्थ है, जो भी अशुद्धि पदार्थ है ना, उसमें कोई भी, जैसे हम मान लें कि हम जिस प्रकार से नट की बात कर रहे हैं उसमें बीजी लगा हुआ है, तो उसमें क्या है, अगलनीय पदार्थ कौन है, जंग। उसमें पानी डालिएगा नहीं गलेगा, कुछ डालिएगा नहीं गलेगा। जंग एक प्रकार क्या है, अगलनीय पदार्थ है, अकलनीय अशुद्धि है। तो वो करा है गालक, यानी कि मिट्टी तेल हुआ। यहाँ पे मान लेते हैं मिट्टी तेल गालक है, क्योंकि मिट्टी तेल डालने हैं तो गालक मिट्टी तेल है। अगलनीय अशुद्धि क्या है, जंग लगा हुआ है उस पर, नट पर चाहे कोई भी लोहा पर जंग लगा हुआ है, अशुद्धि के साथ प्रतिक्रिया करके जिस गलनीय पदार्थ का। अब यदि कोई भी नट है उस पर जंग लगा हुआ है, उस पर हम क्या डाल दें, तेजाब डाल दें, चाहे मिट्टी तेल डाल दें, तो मिट्टी तेल या तेजाब किसका कार्य करेगा, गालक का कार्य करेगा। अगलनीय अशुद्धि कौन है, उस पर नट जो है, नट या छड़ जो भी है उस पर क्या जंग लगा हुआ है, वो अगलनीय अशुद्धि है। जो भी अशुद्धि के साथ प्रतिक्रिया कर, अब ये दोनों क्या करेगा, एक बीच में प्रतिक्रिया करेगा, अभिक्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा। सब रिएक्शन करने के बाद क्या करेगा, मिट्टी तेल उस जंग को जड़ से खत्म कर देगा, वह बेसिकली उसको भस्म कर देगा, क्योंकि उस पर अटैक करेगा तो वह क्या हो जाएगा, बहुत एथी हो जाएगा, उसको एक तो झाड़िएगा झड़ जाएगा, ठीक ना। तो वह क्या बेसिकली क्या, प्रतिक्रिया करने के बाद जिस गलनीय पदार्थ का निर्माण करता है, यानी कि लोहा का निर्माण किया, ठीक ना, तो उस लोहा को क्या कहते हैं, क्योंकि उस पर जंग तो हट जाएगा, मिट्टी तेल, तो जो गलनीय पदार्थ, लोहा गलनीय पदार्थ है, जिस गलनीय पदार्थ का निर्माण किया उसी को धातु मल कहते हैं। शायद आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, कमेंट करके बताइएगा, मैं और अच्छा समझाने का प्रयास करूंगा। तो याद रखिएगा, गालक अगलनीय अशुद्धि के साथ प्रतिक्रिया कर जिस गलनीय पदार्थ का निर्माण करता है उसे धातुमल कहा जाता है, और इस प्रकार से आप समझ लीजिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। 14 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, और यह क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, बहुत मजा आएगा कि षटकी दोष एवं फ्रेंकल दोष में अंतर क्या है, और आपको बार बार एग्जाम में पूछेगा षटकी दोष फ्रेंकल दोष में अंतर क्या है, बहुत इजी तरीका से। यहाँ पे षटकी दोष किसे कहते हैं, फ्रेंकल दोष किसे कहते हैं, उसको भी समझा देंगे यहाँ पे बहुत इजी तरीका से, ठीक ना। तो षटकी दोष की बात करता हूँ, इसमें क्या होता है, इसमें अवयवी कण अपने जालक बिंदुओं को छोड़कर बाहर निकल जाता है। देखिए षटकी दोष, वैसा दोष आपको समझाते हैं, वैसा दोष समझिएगा, वैसा दोष जिसमें अवयवी कण अपने जालक बिंदुओं को छोड़कर गायब हो जाता है। जैसे सपोज आपको 2 रूम है, आपके घर में 2 रूम है, ठीक ना, 2 रूम है, देखिए उसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है, तो हम क्या कहता है, षटकी दोष कहता क्या है कि भैया हमको उसमें से बाहर निकालो, यानी कि आपके रूम में बहुत सारा सामान रखा हुआ है ना, बहुत सारा सामान है, पूरा अरेंज किया हुआ है, उसमें से जब कोई सामान को, उस रूम में से सामान को कहीं बाहर ले गए, जब बाहर ले जाइएगा तो उसको बोलेंगे षटकी दोष। जब उस रूम से बाहर निकाल दीजिएगा कोई सामान को, अवयवी कण को, तो वही कहता है किसी अवयवी मतलब कोई भी जालक है उसमें से अवयवी कण को बाहर निकाल जाते हैं, यानी कि वैसे दोष जिसमें जो अवयवी कण है वो क्या होता है, जालक बिंदुओं को छोड़कर गायब हो जाते हैं। यानी कि जो हमारा घर है वो अवयवी है, उसमें कण क्या है, वो जालक है। बेसिकली हमारा घर है जो कि जालक है, एक प्रकार समझिए आपके घर जो जालक है उसमें अवयवी कण कौन है, बहुत सारा सामान है, टेबल है, कुर्सी है, बेड है, सिरहानी है, तकिया है, कुछ कह सकते हैं, वो भी इसके अवयवी कण है। तो उसमें से जब बाहर निकालिएगा ना, उसका जगह खाली हो जाएगा, जब वो गायब हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तो उसको षटकी दोष बोलते हैं। फ्रेंकल दोष क्या कहता है भैया, कहता है जो वैसा दोष जिसमें अवयवी कण अपने जालक बिंदुओं को छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में चला जाता है। यानी कि जो आपके बेड में, घर में जो कुर्सी लगा हुआ, बेड लगा हुआ, कुछ भी, तो उसको क्या करना है भैया, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान कर देना है, ठीक ना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान अरेंज कर देना, यानी कि वह जो जालक बिंदु है ना वो अंतरकाशीय स्थान में चला जाता है। यानी कि बेड है ना जो एक कोना में रख देंगे, लेकिन उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो वही होता है फ्रेंकल दोष। समझ के इसका डिफिनीशन मोटे तौर पर समझाने का प्रयास करें, और इसका डिफिनीशन जब दिए तो उस पर हम फिगर समझाए थे, याद रखिएगा। तो अगर नहीं देखे जाकर जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे षटकी दोष क्या है, इसमें अवयवी कण जालक बिंदुओं को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, और फ्रेंकल दोष में क्या होता है, इसमें अवयवी कण जालक बिंदुओं को छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में चला जाता है। यह फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, इसका उपसंयोजक संख्या निम्न होता है, जबकि फ्रेंकल दोष का उपसंयोजक संख्या उच्च होता है। षटकी दोष का घनत्व कम हो जाता है। अब समझाते हैं षटकी दोष में क्या हुआ। बेसिकली इसमें घर में जो भी सामान रखा हुआ है वहाँ पे क्या हुआ, एक वस्तु गायब हो गया, उसमें से एक सामान जो है, जो ऑब्जेक्ट है, जो कि उसमें से क्या होगा, बाहर निकल गया। यानी कि जब बाहर निकलेगा तो वहाँ पे उतना जगह खाली हो जाएगा ना, यानी कि घनत्व में कमी हो जाएगा ना, हमारे घर के घनत्व में कमी हो जाएगा, उसमें से जगह में से खाली हो गया, भाग गया उसमें से,
इसलिए उसका घनत्व कम हो जाता है। लेकिन फ्रैंकल जूस में क्या होता है भैया, उसमें अब बताइए रूम में सब सामान रखा हुआ है, भरा हुआ है, उसमें से सामान को क्या करें, एक स्थान से अंतरकाश के स्थान में करें, लेकिन बाहर नहीं निकाले हम उसको उसी में रखे हैं, उसी में रखे, ठीक है ना। एक चाहे कोना पर रखिए चाहे कहीं, लेकिन उसके घनत्व में कमी आया क्या, चाहे अधिकतम हुआ का नहीं। अगर उसको उसमें कुछ डालते तब ना अधिकतम होता, उसमें तो डाले भी नहीं है, उसी का सामान उसी रूम में इधर उधर कर दिए, लेकिन उसका घनत्व में क्या हुआ, न परिवर्तन हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसका इसका घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है फ्रैंकल दोष में। समझ गए इस बात को, और इतना अच्छा समझा रहे हैं प्लीज, इसलिए लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है, प्लीज कर दो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर जो क्वेश्चन, ईंधन। ईंधन क्या होता है, ईंधन जानते हो ना, ईंधन जैसे कि हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, सीएनजी हुआ, सब ईंधन है बेसिकली भैया। पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, सब प्रकार का ईंधन है। ईंधन सेल क्या है, तो ईंधन सेल एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल है। ईंधन सेल है एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल है, जिसमें विभिन्न प्रकार का ईंधन जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, CH4, CO आदि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, इसे ईंधन कहते हैं। और ईंधन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुख्य होता है। ईंधन में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुख्य होता है। देखिए बहुत अच्छा है कि ईंधन क्या, इसके ईंधन आप समझिए सकते हैं, ईंधन जो मतलब जल सकता है, ये नहीं ईंधन है, ईंधन है जिसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो ईंधन क्या है, ईंधन एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल है। जैसे हम लोग ईंधन में उपयोग करते हैं बहुत सारा, कोयला भी ईंधन एक प्रकार का, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल, गैस, CNG, LPG सब प्रकार का ईंधन है, ठीक ना। ईंधन गैस है, ये सब आपको यूज होता है हमारे घरों में या बहुत सारा गाड़ियों में यूज होता है, तो इसके लिए ईंधन है। तो ईंधन एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल है, जिसमें विभिन्न प्रकार के ईंधन जैसे कि ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को, CH4 को, CO को आदि को, रासायनिक ऊर्जा को, ये सब रासायनिक ऊर्जा। तो रासायनिक ऊर्जा को हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा में, यानी कि करंट के मतलब करंट के रूप में उसको चेंज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ईंधन सेल बोलते हैं। जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुख्य होता है, उसका मेन होता है। तो ईंधन सेल तो बहुत ईजी था, आप समझ सकते हैं। तो ईंधन सेल का उपयोग कहाँ कर सकते हैं, ईंधन सेल अन्य सेलों की तुलना में अत्यधिक, इसका गुण क्या है, इसका मतलब गुण क्या है, इसका बेसिकली इसमें स्पेशल गुण क्या है, कुछ ना कुछ तो गुण होगा भैया। तो स्पेशल गुण इसमें यही है, चाहे गुण यह है, इसका यही है, ईंधन सेल अन्य सेलों की तुलना में अत्यधिक दक्षता युक्त, और इसका दक्षता को बढ़ाया भी जा सकता है, यानी कि बहुत पावरफुल होता है, दक्षता युक्त होता है। और इसकी पावरफुल यानी कि इसकी मतलब प्रवाह जो है ना, इसको बढ़ा भी सकते हैं, इसको अत्यधिक भी कर सकते हैं ईंधन सेल को, ठीक ना। ईंधन सेल प्रदूषण युक्त होता है, इसमें ईंधन सेल में कोई प्रदूषण नहीं होता है, वो प्रदूषण से मुक्त होता है ईंधन सेल, ठीक ना। और ईंधन सेल का उपयोग अंतरिक्ष कार्यक्रम में किया जाता है। जो ईंधन सेल होता है बेसिकली, जब हमारा कोई सैटेलाइट जाता है, जब कोई हमारा रॉकेट लॉन्च किया जाता है, तो उसमें ईंधन सेल का उपयोग किया जाता है। यानी कि अंतरिक्ष में जो भी कार्य किया जाता है ना, ईंधन सेल के मदद से ही किया जाता है, उसका उपयोग करके ही किया जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर क्या बोलते हैं ना, उसमें ज़्यादा प्रदूषण नहीं होता है और ज़्यादा तक यूज़ होता है, और कम यूज़ में ही ज़्यादा दूरी तय कर सकता है ईंधन सेल। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे ईंधन सेल क्या है इसके लिए। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के समझाने का प्रयास करता हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। एल्कोहल और फिनॉल में अंतर है, यहाँ पे आपको सूत्र भी समझा देंगे, ये तो फिक्स है। आपको ये क्वेश्चन पढ़ने पर आपको ये जरूर है कि आपको 2-3 क्वेश्चन क्लियर जरूर हो जाएगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि आपको इस प्रकार से क्वेश्चन समझा दिया जाएगा ना, बहुत मजा आएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीका से। तो आप समझ लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं एल्कोहल और फिनॉल में अंतर क्या है, आप समझ लो अच्छा से। तो क्या देखिए, इस पर ऑब्जेक्टिव तो काम आएगा, सब्जेक्टिव काम नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो काम जरूर आने वाला है। क्योंकि देखिए एल्कोहल का आपको पूछेगा वहाँ पे एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या है, तो एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या है, तो आप बता सकते हैं OH होता है, जो कि आपको फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। फर्स्ट आपको पॉइंट में एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, तो आप OH मारिएगा, मार सकते हैं, मानना ही पड़ेगा। और यह क्वेश्चन 2019, 2020, 2021, 2022 सभी के एग्जाम में पूछ रखा है कि एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है। ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं पहले, समझ लो। फिनॉल की बात करते हैं, फिनॉल जाकर 2020 में देख लो, 2019 में देख लो, 2021 में देख लो, फिनॉल का सूत्र क्या होता है। लेकिन अब कितना मेरा हंस देंगे यार, लेकिन क्या बोलती सर जी, अरे भैया कुछ नहीं, समझो, पहले समझना पड़ता है। फिनॉल का सूत्र की बात करें तो फिनॉल का सूत्र होता है C6H5OH। ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार से पूछेगा, इस प्रकार से देगा, इस प्रकार से, समझो, इस प्रकार से नहीं समझे, इस प्रकार से 6 को लाठी से घेरो ना भैया, घर बनाओ, एक घर छोड़कर मतलब एक बॉन्ड छोड़कर डबल बॉन्ड कर दो,
एगो ई छूटा हुआ, एगो ई छूटा हुआ, एगो ई छूटा हुआ। ये बेसिकली किसका सूत्र हुआ? बेंजीन का। यह बेसिकली बेंजीन का सूत्र है, याद रखिएगा। देखिए मेरा तबीयत थोड़ा खराब है, इसलिए थोड़ा आवाज़ भी मतलब भारी भारी निकल रहा होगा, उसके लिए सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सपोर्ट करोगे सब ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए बेसिकली क्या है, बेंजीन का सूत्र है, इसको हम लोग बेंजीन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन। जब इसमें OH जोड़ देते हैं ना तो यह बन जाता है फिनॉल। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ऐसा सूत्र देगा, यह बेसिकली किसका सूत्र है, यह किसको निरूपित करता है, तब वहाँ मारेगा फिनॉल। ये आपको पूछेगा फिनॉल का सूत्र क्या होता है, फिनॉल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, तो ऑप्शन देगा इस प्रकार से, एगो ऐसा देगा ऑप्शन, एगो इसमें OH नहीं देगा, एगो OH देगा लेकिन यह डबल बॉन्ड नहीं देगा, ठीक ना। या कभी कभी इसको इस प्रकार से 6 गो लाइन घिर देते हैं, 6 गो लाइन इस प्रकार से, और इसमें बीच में एगो लड्डू पार देते हैं, ये भी बेसिकली बेंजीन का सूत्र है। इसमें भी OH जोड़ देगा तो ये भी फिनॉल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो याद रखिएगा C6H5 फिनॉल का होता है। तो फर्स्ट पॉइंट भी हो गया, ऑब्जेक्टिव भी समझ गए। सेकेंड पॉइंट की बात करें फिनॉल का, एल्कोहल का, तो एल्कोहल बेसिकली उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये उदासीन होता है, जल की तरह कार्य करता है एल्कोहल। फिनॉल की बात करें तो यह अम्लीय होता है। फिनॉल का होता है, एक प्रकार का अम्लीय होता है, अम्ल होता है। फिनॉल, यहाँ पे एल्कोहल की बात करें तो इसमें युग्मन प्रतिक्रिया नहीं होता है। जो एल्कोहल होता है उसमें युग्मन प्रतिक्रिया नहीं होता है, जबकि फिनॉल इसमें युग्मन प्रतिक्रिया लाल होता है। क्या होता है? इसमें युग्मन प्रतिक्रिया लाल होता है। तो याद रखिएगा, एल्कोहल का जो सूत्र होता है OH होता है, क्रियाशील मूलक OH होता है। फिनॉल का क्रियाशील मूलक या सूत्र कह सकते हैं C6H5OH होता है, ठीक है ना। और एल्कोहल क्या होता है? उदासीन होता है। फिनॉल क्या होता है? अम्लीय होता है। एल्कोहल की बात करते हुए या युग्मन प्रतिक्रिया नहीं होता, जबकि फिनॉल में क्या होता है? युग्मन प्रतिक्रिया लाल होता है। अब समझ के इतना इजी तरीका से आपको समझाया गया है, कोई नहीं समझाएगा, इसलिए बार बार बोलते हैं आप लोग PDF परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको 100 शॉर्ट क्वेश्चन, 350 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 20 लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाता है। उसमें से हर साल 80% प्लस क्वेश्चन मैच करिए जाता है एग्जाम में, हर साल। एक साल की बात नहीं, हर साल की बात कर रहे हैं। विश्वास में आप चेक कर सकते हो, सबका रिजल्ट भी चेक कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन है, या KKG क्लासेस सर्च कर लीजिएगा, और गूगल पे KKG क्लासेस सर्च करके जाइएगा, वहाँ पे ऑल सब्जेक्ट अपलोडेड है, जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 17 नंबर जो क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता क्या है। क्वेश्चन कहा है विशिष्ट चालकता क्या है बेसिकली। तो विशिष्ट चालकता की बात करें तो विशिष्ट चालकता होता है बेसिकली क्या है, विशिष्ट चालकता को विद्युत अपघट्य को प्रतिरोधकता के विलोम के रूप में, जो कि प्रतिरोधकता समझिएगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा विशिष्ट चालकता क्या है बेसिकली। तो विशिष्ट चालकता को हम लोग क्या करते हैं, विद्युत अपघट्य। देखिए आपको विशिष्ट चालकता दो तरह से पढ़ना है, एक आपको पढ़ना है फिजिक्स में और एक पढ़ना है आपको केमिस्ट्री में। तो वहाँ पे अलग पढ़ना पड़ता है, यहाँ पे अलग पढ़ना पड़ता है। डिफिनीशन एक नहीं हो सकता, सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग होता है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अपघट्य लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, विशिष्ट चालकता को विद्युत अपघट्य को प्रतिरोधकता, यानी कि जो प्रतिरोधकता रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोधकता को विलोम के रूप में, यानी कि विलोम को हम लोग करते हैं विपरीतार्थक, उल्टा, तो विलोम के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे के यानी कि कप्पा के द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए हम क्या हो जाएगा यहाँ पे, के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/ρ। देखिए बेसिकली एफ नहीं लिखाता है, के इक्वल टू 1/ρ लिखाता है, इस प्रकार से रो लिखाता है, ठीक है ना। यानी कि पी जो होता है ना, पी इस पर कभी कभी देखिएगा यहाँ पे इस प्रकार से रो लिखाता है। तो के इक्वल टू क्या होगा, 1/ρ। और इसका अगर ऐसे यूनिट की बात करें तो ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, या ओम सेंटीमीटर कह सकते हैं, या ओम मीटर भी कह सकते हैं। कितना आदमी गलती मारेंगे, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, सेंटीमीटर होता है, मीटर तो होता नहीं है। तो ओम क्या हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्स तो ऊपर जाएगा तो ओम हो जाएगा, और यहाँ पे सेंटीमीटर हो जाएगा। ओम सेंटीमीटर कह सकते हैं, विशिष्ट चालकता का इकाई, विशिष्ट चालकता का यूनिट कह सकते हैं, यहाँ पे यूनिट हो जाएगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 18 नंबर जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है, अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है, इसके लिए यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। देखिए आपको बार बार पूछेगा कौन है जो कि अनुसंख्यक गुणधर्म है। आपको 4-5 अनुसंख्यक गुणधर्म है, क्वथनांक का यानी हिमांक का अवनम, वाष्प दाब का सापेक्ष अवनम, परासरण दाब। ये चारों के चारों आपको क्या है, तो अनुसंख्यक गुणधर्म है, जो कि आपको बार बार एग्जाम में पूछेगा। हर बार एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन डाल ही देता है कि कौन है जो कि अनुसंख्यक गुणधर्म है। तो वहाँ पे ऑप्शन देगा, 4 को गलत दे देगा, ये वो सही देगा। चाहे आपको पूछेगा कौन है जो कि अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, 3 को ऑप्शन सही देगा, 1 ऑप्शन गलत देगा। जैसे पूछ देगा वहाँ पे हिमांक अवनमन, परासरण दाब, वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन, 1 2 का प्रकाश संक्रिया दे देगा, तो प्रकाश संक्रिया आंसर गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पूछता रहता है। देखिए अनुसंख्यक गुण विलयनों की वह भौतिक गुण है, जो अनुसंख्यक गुण है विलयन की वह भौतिक गुण है जो एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है। और आपको पूछेगा अनुसंख्यक गुणधर्म किस पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन देगा, वहाँ पे देगा विलय की कणों की संख्या पर, विलयन की प्रकृति पर, या विलायक की कणों की संख्या पर।
ऑप्शन देगा तो वहाँ पे मानिएगा विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि विलायक की संख्या पर निर्भर करता है। यह जरूर याद रखिएगा। वो बेसिकली प्राकृतिक विलय की प्राकृतिक और विलय की संरचना पर निर्भर नहीं करता है, जो कि ऑप्शन देगा, जो कि गलत है। तो वहाँ पूछेगा अनुसंख्यन गुणधर्म किस पर निर्भर करता है, तो वहाँ पर मानिएगा विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक ना, समझिए यहाँ पे अनुसंख्यन गुण विलयन की वह भौतिक गुण है जो एक निश्चित आयतन में, एक निश्चित आयतन, निश्चित मतलब फिक्स, निश्चित आयतन में उपस्थित विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है, अनुसंख्यक गुण कहलाता है। और विलयन की अनुसंख्यक गुण, विलयन के अनुसंख्यक गुण विलय की कण की प्रकृति, विलय की कणों की प्रकृति तथा उसकी संरचना पर निर्भर नहीं करता है, ये जरूर याद रखिएगा। तो क्या है अनुसंख्यक गुण, विलयन जो होता है विलयन की भौतिक गुण है, वह भौतिक गुण है एक निश्चित आयतन में, एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है, अनुसंख्यक गुण धर्म कहलाता है या अनुसंख्यक गुण कहलाता है। और विलयन की अनुसंख्यक गुण विलय की कणों की संख्या, कणों की प्रकृति और उसकी रचना पर, संरचना पर निर्भर नहीं करता है, यह जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 19 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्मलता क्या है, फॉर्मलता क्या है। किसी 1 लीटर बिलियन में, किसी 1 लीटर बिलियन में घुले हुए, किसी 1 लीटर बिलियन में घुले हुए आयनिक विलय की मोलों की संख्या या कुल मोलों की संख्या को विलयन की फॉर्मलता कहते हैं। इसे F के द्वारा सूचित किया जाता है। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ समझिए, किसी 1 लीटर विलयन में, क्या विलयन में घुले हुए आयनिक विलय की मोलों की संख्या, क्या आयनिक विलय की कुल मोलों की संख्या विलयन का फॉर्मलता कहलाता है। इसे F के द्वारा सूचित किया जाता है। तो हम F बराबर क्या लिख सकते हैं, MB/WB गुने V लिख सकते हैं। V इसके लिए आयतन है, ठीक ना। तो याद रखिएगा किसी 1 लीटर विलयन में घुले हुए आयनिक विलय की कुल मोलों की संख्या, आयनिक विलय की कुल मोलों की संख्या विलयन की फॉर्मलता कहलाता है। याद रखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। फॉर्मलता, मोललता, नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, ये सब आपको पूछेगा एग्जाम में। इसमें से एक क्वेश्चन तो पूछ ही देता है, तो याद करना जरूरी है। फॉर्मलता क्या है, 1 लीटर विलयन में घुले हुए कुल विलय की आयनों की विलय की मोलों की कुल संख्या विलयन की फॉर्मलता कहलाता है। इसे F के द्वारा सूचित किया जाता है। थोड़ा सा मतलब इजी क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा ऊपर समझा दिए, आप समझ गए होंगे शायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 20 नंबर जो क्वेश्चन अच्छा समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि यह समझने वाला क्वेश्चन है। देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या है, इससे पहले भी आपको पढ़ा रखे लॉन्ग क्वेश्चन में कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण करें। क्योंकि आपको 2012, 2014, 2015, 2016, 2020 के एग्जाम पूछ रखा है कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण करें, ठीक ना। तो ये जरूर याद रखिएगा। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछा गया 2 नंबर में पूछेगा, 2 मार्क्स में जब पूछेगा आपको शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पूछेगा। जब 5 नंबर में पूछेगा तो आपको पूछेगा कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण करें। और कभी कभी बेहुदवा इस प्रकार से कर देगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, 2 नंबर में पूछ देगा और वही क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में डाल देगा कार्बोहाइड्रेट क्या है, उसका वर्गीकरण करिए। तो वर्गीकरण वहाँ पर लिखना पड़ेगा, मोनोसेक्राइड क्या है, ओलिगोसेक्राइड क्या है, पॉलीसेक्राइड क्या है, शर्करा क्या है, अशर्करा क्या है। इतना का डिफिनेशन लिखने के बाद आपको 5 नंबर मिलेगा। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का वो सब प्रकार है, ठीक ना, वो टाइप है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्राकृतिक में पाया जाने वाला एक ऐसा यौगिक है जो प्राकृतिक, नेचुरल में जो नेचर है हमारा प्राकृतिक, तो कार्बोहाइड्रेट प्राकृतिक में पाया जाने वाला एक ऐसा यौगिक है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित रहते हैं। बिल्कुल सही बात है कि कार्बोहाइड्रेट में हमें ज़्यादातर कार्बन की संख्या रहता है, हाइड्रोजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है, उपस्थित रहता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हमारे जीवन को सुचारू रूप से, हमारे पाचन तंत्र में कार्बोहाइड्रेट का काम होता है। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे शरीर के सुचारू रूप से चलाने में उसका महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्राकृतिक में पाया जाने वाला एक ऐसा यौगिक है, समझ रहे हैं, एक ऐसा यौगिक है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन उपस्थित रहता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक ना। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने में, सुचारू रूप से मतलब दिनचर्या जो होता है ना, सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, पहले भी आपको समझा रखे और याद भी किए होइएगा शायद, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आपको पीडीएफ नोट्स के लिए हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओनली 399 में ऑल सब्जेक्ट प्रोवाइड कराया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप में आपका नंबर ऐड हो जाएगा, वहाँ से एग्जाम तक हेल्प किया जाएगा। एग्जाम से पहले भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, एग्जाम को दिन भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ऐसा क्वेश्चन जो कि आपको आराम से उसे 400, 450 प्लस कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ओनली 399 में ऑल सब्जेक्ट पूरा एग्जाम तक। चलिए थैंक यू। कम टाइम में 400 प्लस करना चाहते हैं तो केकेजी क्लासेस याद कर लीजिए। गूगल ओपन करना है,
KKG क्लासेस सर्च करना है। सर्च करते ही कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। क्लास 12th 10th PDF क्यूज क्वेश्चन बैंक मॉडल सेज न्यूज़ यहाँ से आकर पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं।